हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना सेकंड मेथड ऑफ इलेक्शन को समझेंगे, जो कि है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब तक क्या कर लिया हम लोगों ने? अब तक हम लोगों ने इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने समझा कि इंडिया में कौन सा मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया जाता है। उसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड करा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को, FPTP सिस्टम को, जिसमें हमने ये समझा कि जो भी कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स लेकर के आता है, उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट हो जाता है, वो जीत जाता है। फिर भले ही उसने क्यों मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स क्यों ना गेन करे हो। हमने मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स को समझा था कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स का मतलब होता है कि कम से कम 50% ऑफ वोट्स +1 उसको लेकर के आने होंगे। ठीक है, तो जब भी कोई कैंडिडेट्स 50% +1 लेकर के आता है, तब हम उसको कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। बट इंडिया में जो FPTP सिस्टम है वो ये कहता नहीं है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लेकर के आने हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर FPTP सिस्टम सिंपल सा ये कह रहा है कि बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले जो ज़्यादा वोट्स लेकर के आएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा। थोड़ा सा हम लोगों ने PR सिस्टम को भी थोड़ा सा समझा था कि किस तरीके से PR सिस्टम में अगर कांग्रेस होती, अगर उस टाइम पीरियड में हमारे पास PR सिस्टम होता, तो कैसे कांग्रेस की जो सीटें हैं कंपैरेटिवली डिक्लाइन हो जाती और किस तरीके से चेंजेस आते, वो हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लिया था PR सिस्टम का। अब हम PR सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इजराइल का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि इजराइल में किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, रीड करते हैं। Let us compare this to the how election takes place in Israel that follows a very different system of election. तो क्या बोल रहा है कि इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? इजराइल के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि एक अलग सिस्टम ऑफ इलेक्शन लेता है। अलग सिस्टम ऑफ इलेक्शन यहाँ पर क्या है? वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। In Israel, once the voters are counted, each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes. तो क्या कह रहा है? इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल में अगर आप देखोगे तो एक बार जब वोट्स काउंट होती है तो हर पार्टी को कितनी सीटें मिलती है? हर पार्टी को जो शेयर ऑफ सीट मिलती है वो मिलती है एज पर इन प्रपोर्शन टू द शेयर ऑफ वोट्स। मतलब कि जितनी शेयर ऑफ वोट होंगी उसके प्रपोर्शन में, उसके अनुपात में। प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात में। देखो, रेशो प्रपोर्शन तो आइडिया है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो वो ही चीज़ यहाँ पर है कि जितनी परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिलेगी उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें में क्या हो गया? दोनों चीज़ों में एक प्रपोर्शन हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस बना रहे हैं इन द परसेंटेज ऑफ वोट एंड इन द परसेंटेज ऑफ सीट। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जाती है। ओके, अब ये चीज़ हम और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। एक बॉक्स दिया हुआ है कि ये काम कैसे कर रहा है। हमने ये कह तो दिया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो क्या करती है? परसेंटेज ऑफ सीट्स कैसे होती है? परसेंटेज ऑफ सीट्स होती है इन प्रपोर्शन टू परसेंटेज ऑफ वोट्स। ये चीज़ हमने समझ तो ली, लेकिन इसका अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। ये क्लैरिटी तब आएगी जब हम बॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करती है। ठीक है, जैसे हमने कांग्रेस का एग्जाम्पल पढ़ा था ना टेबल के जरिए, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी PR सिस्टम का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि PR सिस्टम में आखिरकार और क्या क्या चीज़ें हैं। ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मैनी ऑफ नॉमिनीज फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट that has been declared before the election. This system of election is called the proportional representation system. In this system, a party gets the same proportion of seats as proportion of its vote. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? देखो, यहाँ पर जो भी पार्टी होती है ना, पार्टी क्या करती है? पार्टी एक लिस्ट निकालती है। पार्टी क्या करती है? जैसे सपोज इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, इसराइल में इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या होगा? हर पार्टी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेगी। इसराइल में सपोज 120 सीट्स है। ठीक है, इसराइल में कितनी है? 120 सीट्स है। तो हर पार्टी क्या करेगी? हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकालेगी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालने के बाद जब हर पार्टी को जितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट भी मिलेगी। सपोज ए पार्टी है, ठीक है, सपोज क्या है? ए पार्टी है। ए पार्टी को सपोज कितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली? ए पार्टी को सपोज 20% ऑफ वोट मिली और उसके मुकाबले उसकी जो सीटें बैठ रही है वो भी कितनी बैठ रही है? सपोज 20 सीट्स बैठ रही है। ठीक है, तो ए पार्टी 20 सीट्स पर जीतती है, तो वो क्या करेगी फिर? जितने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट उसने बनाई थी उसमें से 20 कैंडिडेट्स
को क्या करेगी, 20 कैंडिडेट्स को उन सीटों पर बिठा देगी, मतलब 20 कैंडिडेट्स डिसाइड कर लेगी कि अच्छा हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स इतने हैं, उसमें से ये 20 कैंडिडेट्स जा करके क्या करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या हुआ, सिंपल लिस्ट बना दी, लिस्ट बनाने के बाद जितनी सीटें मिली उतने ही कैंडिडेट्स फिर जा करके उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर 10 सीट मिलती, 10 सीट जीती तो फिर 10 कैंडिडेट जाते। ठीक है, 8 सीट मिलती है जिस पार्टी को तो वो 8 कैंडिडेट्स को आगे भेजती है। इस तरीके से सिस्टम हो रहा है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या कि इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट। जितनी प्रोपोर्शन ऑफ वोट मिलेगी उतनी ही परसेंटेज ऑफ, उतने ही प्रोपोर्शन ऑफ सीट भी आपको मिलेगी। तो दोनों में क्या है, दोनों में बैलेंस बना हुआ है, दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। प्रोपोर्शन ऑफ सीट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ वोट। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रही है यहाँ पर ये चीज़? तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ये डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हो। अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। पीआर सिस्टम में देयर कुड बी 2 वेरिएशन। 2 प्रकार के पीआर सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार के पीआर सिस्टम होते हैं। जैसे कि इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल एंड द नीदरलैंड्स द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। छोटी छोटी कंट्रीज होती है, जैसे इजराइल बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है, सिमिलरली नेदरलैंड्स। तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वहाँ पर ऐसा भारत जैसा कंट्री नहीं है कि भारत में इतनी सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, इजराइल और नेदरलैंड्स जैसी कंट्री में इतना ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन भी नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा एरिया है, तो इसलिए पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं। ठीक है, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी ही कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं वो लोग। एंड देन सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन। तो जितनी शेयर ऑफ वोट्स मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली जो है हर पार्टी को क्या कर दिया जाएगा, हर पार्टी को वोट के अकॉर्डिंगली सीट्स दे दी जाती है। तो ये तो हो गया जब हम एक टाइप ऑफ पीआर हो गया जिसमें क्या हो रहा है, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा रहा है। ठीक है, दूसरा पीआर क्या है, दूसरा वेरिएशन ऑफ पीआर क्या है, द अदर मेथड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ में अलग तरीके से पीआर सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अपनी पूरी कंट्री को मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मल्टी मेंबर का मतलब क्या हो गया, मल्टी मेंबर का मतलब हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन 1 कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन 1 कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं। तो ये 2 सिस्टम हो गए, जहाँ पर पहली बात, पहले वाले में 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरी कंट्री को ही 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। वहीं पर दूसरी कंट्री में क्या होता है, दूसरी कंट्री में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक मेंबर हो ऐसा नहीं है, वहाँ पर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज़ कहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। तो जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कहाँ है, वो आती है अर्जेंटीना में। वो कहाँ आती है, वो आती है पोर्टुगाल में। 1 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ आती है, इजराइल में। ठीक है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ आती है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे लीडर्स इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, वो चीज़ कहाँ आती है, अर्जेंटीना में, पोर्तुगाल में। ठीक है, ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक कैंडिडेट नहीं जाएगा, बट रैदर बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के जाएंगे। लेट अस टेक, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम मान करके चल रहे हैं कि 4 कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा, हर पार्टी क्या करेगी, अब हर पार्टी प्रिपेयर करेगी एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के आएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के आने हैं, उतने ही कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। जैसे सपोज ये चीज़ इंडिया में अगर थोड़ा सा अगर हम अप्लाई करते तो कंपैरेटिवली हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में कोई भी सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो सपोज दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली में हम क्या करेंगे, अगर दिल्ली सपोज एक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 4 लीडर्स इलेक्ट होकर के जाएंगे। सिंपल है, 4 लीडर्स इलेक्ट होकर के जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज अगर ये हम दिल्ली को एक 4 लीडर्स वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब हर पार्टी, सपोज बीजेपी, तो बीजेपी क्या करेगी, 4 अपनी एक लिस्ट बनाएगी।
अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाएगी और उसमें कोशिश ये करेगी बीजेपी कि चारों की चारों सीटें वो जीत जाए। तो वो क्या करेगी, वो लिस्ट में 4 कैंडिडेट्स को रखेगी जो उसके टॉप कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी भी ये सोच के चलेगी, ऑब्जेक्टिव उसका भी यही होगा कि हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे, तो वो अपने टॉप 4 कैंडिडेट्स को वहाँ से लड़वाएगी चुनाव। सिमिलरली कांग्रेस आएगी, कांग्रेस भी क्या करेगी, अपने टॉप 4 कैंडिडेट्स की लिस्ट वहाँ पर प्रिपेयर करेगी और अपने टॉप 4 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वाएगी, ठीक है। समझ गए, इतना कंडीशन समझ में आ गया। तो इसीलिए होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने मेंबर सिलेक्ट होकर के आने, हर पार्टी उतने ही कैंडिडेट्स की लिस्ट बना करके रखेगी अपने, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। इन बोथ दीज वेरिएशंस वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो इसको। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पीआर सिस्टम होता है ना, ये जो पीआर सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जिसमें सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एज वेल एज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि जब लोग वोट डालने जाते हैं तो वो कैंडिडेट नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, वो पार्टी को देखते हैं। जैसे दिल्ली वाले एग्जाम्पल पर वापस आओ। अब यहाँ पर दिल्ली वासी को अगर वोट करना होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो पार्टी को वोट करेगा, वो कैंडिडेट के बेसिस पर वोट नहीं करेगा। क्यों? इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि बीजेपी ने अपने टॉप 4 मोस्ट कैंडिडेट को रखा है, तो अब उसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को चूज़ करना है या अमित शाह को चूज़ करना है या राजनाथ सिंह को चूज़ करना है। सारे बढ़िया यार, क्यों चूज़ करना है, मुझे तो बीजेपी को वोट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि चारों की चारों सीट पर बीजेपी जीते, तो फिर बीजेपी को वोट कर देंगे वो लोग। वो कैंडिडेट को नहीं देखने वाले। अब कैंडिडेट प्रेफरेंस नहीं है, अब पार्टी प्रेफरेंस है। सिमिलरली जो कांग्रेस को पसंद करता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं या सोनिया गांधी आ रही है, कोई ज़्यादा मायने नहीं है। अब यहाँ पर पार्टी ज़्यादा मायने रखती है। तो वो क्या करेंगे, वो क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट्स बहुत बढ़िया कैंडिडेट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो जिसको कांग्रेस पसंद है वो कांग्रेस को वोट करेगी, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस को वोट करेगी तभी तो कांग्रेस फिर चारों के चारों कैंडिडेट्स को जितवा लेगी, कांग्रेस जीत जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। सिमिलरली आम आदमी पार्टी भी वैसा करेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स के बेसिस पर वोट नहीं करते, पार्टी के बेसिस पर वोट करते हैं। वहीं इंडिया में हमारा सिस्टम क्या है, हमने पढ़ा इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम है। तो इंडिया में जब एफपीटीपी सिस्टम होता है ना, तो हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, कुछ कंडीशन में, ऑफकोर्स कुछ कंडीशन में पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैंडिडेट्स को प्रेफर। हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ से 4 पार्टी है, हमारे यहाँ से समाजवादी भी है, हमारे यहाँ से जो है बीएसपी भी है, ठीक है, हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो अब इतनी सारी पार्टीज़ हैं, तो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर वोट करेंगे उस कैंडिडेट को जो हमारे लिए काम करेगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से आता है, हमें काम चाहिए यहाँ पर, हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए अपने यहाँ पर। तो जो अच्छा काम करेगा, भले ही वो समाजवादी पार्टी का क्यों ना हो, या भले ही वो फिर कोई और दूसरी पार्टी का क्यों ना हो, लोग उसको वोट करेंगे। क्योंकि अगर सपोज़ बीजेपी एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करती है सामने जो अच्छा काम नहीं करता, तो लोग उसके पास क्यों जाएंगे, लोग उसको चूज़ नहीं करेंगे। लोग चूज़ करेंगे समाजवादी पार्टी को, या फिर लोग चूज़ करेंगे आम आदमी पार्टी के उस कैंडिडेट को जो काम अच्छा कर सकता है लोगों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जब भी हम इलेक्शन करवाते हैं तो लोग किसको प्रेफर करते हैं, कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि काम लोगों को कैंडिडेट से लेना होता है, पार्टी से नहीं। समझ में आ गया, ये एक डिफरेंस है। तो पीआर सिस्टम की तरफ वापस चलते हैं। पीआर सिस्टम में इसीलिए पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट फिर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। मेन बात आ जाती है पार्टी की। द सीट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स पोल्ड बाय द पार्टी। ये सेम टू सेम बात वही बार बार बोली जा रही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बार बार एक ही चीज़ रिपीट होगी कि देखो भैया, तुम्हें उतनी ही सीटें मिलेगी जितना तुम परसेंटेज ऑफ वोट लेकर के आओगे। ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस के जैसा कि तुम्हारे पास 1984 में 48% ऑफ वोट आई है तुम्हारे पास, लेकिन तुम 80% सीट पर बैठ गए हो। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, एफपीटीपी सिस्टम नहीं होता है उसमें। यहाँ पर होता है कि अगर तुम्हारे पास 48% ऑफ वोट है तो 48% के आसपास की जो सीटें हैं उतने पर ही आप बैठोगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये बार बार वही सेम टू सेम चीज़ रिपीट होगी। सो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड एंड डू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज़। देखो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में बात कर रहे थे, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, मल्टी पार्टी नहीं, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब देखो
दिल्ली में जो हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल की तरफ वापस जाते हैं, जब हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेगी, 4 4 कैंडिडेट्स को रखेगी, तो ज़रूरी थोड़ा है कि चारों की चारों सीट पर बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। एक सीट पर बीजेपी जीत सकती है, बाकी 3 सीट पर कोई और पार्टी आ सकती है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग पार्टीज़ के लोग जीत सकते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट बीजेपी से, 2 कैंडिडेट आम आदमी से और एक कैंडिडेट कांग्रेस से, ऐसा हो सकता है ना। तो यही बात सेम टू सेम यहाँ पर बोली जा रही है कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी वो बिलोंग कर सकते हैं अलग अलग पार्टीज़ को। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा आइडिया हम लोगों ने लिया किसके बारे में, पीआर सिस्टम के बारे में, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमें दिमाग में हमेशा रखनी है, वो ये है कि पीआर सिस्टम एफपीटीपी से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना परसेंटेज ऑफ वोट होगा ना, उसी के प्रपोर्शन में आपको परसेंटेज ऑफ सीट भी मिलेगी। क्लियर हो गया। उसमें हमने 2 प्रकार के वेरिएशन देखे, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मानना जैसे इजराइल में होता है, या पूरी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होना, जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मल्टीपल मेंबर्स इलेक्ट होकर के जा रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। और तीसरी बात हमने ये समझी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग पार्टी के बेसिस पर वोट करते हैं, रैदर देन की एफपीटीपी सिस्टम के जैसे जहाँ पर लोग कैंडिडेट के बेसिस पर वोट करते हैं। क्लियर हो गया। 3 बात समझ में आ गई, रिपीट भी कर दी, रिवाइज भी होगी चीज़ें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चीज़ें और क्या करते हैं, अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। जो बार बार दिमाग में आ रहा है ना, परसेंटेज ऑफ वोट, परसेंटेज ऑफ सीट, ये कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर हो जाएगी। रीड करेंगे इजराइल को तो समझ में आ जाएगी सारी चीज़। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इजराइल फॉलोज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इजराइल पीआर सिस्टम फॉलो करता है। इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर का नाम क्या है इजराइल की, कोई इसको नीसेट प्रोनाउंस करता है, कोई इसको क्नीसेट प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंस करेंगे क्नीसेट। तो क्नीसेट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो उसका लेजिस्लेचर है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं हर 4 साल में। ठीक है, हर पार्टी क्या करती है, एवरी पार्टी डिक्लेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने समझी कि वोटर्स क्या करते हैं, पार्टी के लिए वोट करेंगे रादर दैन कि वो कैंडिडेट्स के लिए वोट करेंगे। लेकिन हर पार्टी क्या करती है, अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल देती है। पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द वोट्स पोल्ड बाय इट। फिर वही बात, फिर वही रिपीट करा, पीआर सिस्टम को रिपीट करा कि प्रपोर्शन टू द वोट्स, उतनी सीटें मिलेगी जितने कि आप वोट्स लेकर के आओगे। ठीक है, दिस अलाउज इवन स्मॉलर पार्टीज विद स्मॉल सपोर्ट बेस टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इसकी वजह से क्या होता है ना, जो छोटी पार्टी होती है, जो स्मॉल पार्टी होती है, जिसका पॉपुलेशन बेस छोटा होता है, उसको भी लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ कोई एक कम्युनिटी है, सपोज़ शेड्यूल ट्राइब है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल ट्राइब है, और शेड्यूल ट्राइब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन है उसके, वो शेड्यूल ट्राइब उस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का 6% बनाती है। कितना परसेंट बनाती है, 6% बनाती है। कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग हैं, तो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का 6% पॉपुलेशन कौन है, ट्राइबल्स है सपोज। ठीक है, तो पीआर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा आपको उतना परसेंटेज ऑफ सीट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कैसे स्मॉल माइनॉरिटीज़ जो है, जो स्मॉल पॉपुलेशन है, इवन वो भी जा करके जीत सकती है एक सीट को, तो वो कैसे होता है वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। 6% ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज़ 6% ऑफ पॉपुलेशन अगर है, इसको ऐसे समझो, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रखेंगे तो हो सकता है मे भी चीज़ें क्लियर ना हो। इसको सपोज़ ऐसे समझो, पूरी कंट्री में, सपोज़ पूरी कंट्री में जो पूरी की पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके 6% ऑफ लोग ट्राइबल्स हैं। जैसे इंडिया में लगभग इतना ही है, 6 to 10% के बीच में। तो पूरी कंट्री के 6% लोग हो गए क्या, ट्राइबल्स हो गए। चलो ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जब पीआर सिस्टम फॉलो होगा तो 6% ऑफ वोट्स, 6% ऑफ जो सेक्शन है ना, वो क्या करेगा, वो अपनी कम्युनिटी को वोट करने की कोशिश करेगा, अपनी कम्युनिटी के लीडर्स को वोट करने की कोशिश करेगा। ट्राइबल्स क्या करेंगे, ट्राइबल्स कोशिश करेंगे कि कोई ट्राइबल लीडर अगर खड़ा होता है इलेक्शन में, उसको वोट करे। तो क्या होगा, हो सकता है फिर जो पार्टी का जो कैंडिडेट है, जो ट्राइबल है, वो खड़ा होगा अगर, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे जो ट्राइबल्स है, तो ये लोग क्या करेंगे, उन ट्राइबल कैंडिडेट्स को वोट करेंगे। ठीक है, उन ट्राइबल कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि ट्राइबल्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है,
FPTP सिस्टम में क्या होता है, FPTP में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो वोट लेकर के आएगा वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि अगर वो ट्राइबल्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर 6% वोट भी मिल गया ना, तो भी जो 6% ऑफ सीट है ना वो उनको मिल जाएगी। ठीक है, 6% ऑफ सीट जितनी भी होगी ना वो उनको मिल सकती है। लेकिन FPTP सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में इवन जो स्मॉल माइनॉरिटीज़ है उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिलेगा उतना परसेंटेज ऑफ सीट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको 6% वोट मिल गया तो आपको 6% सीट मिल सकती है। लेकिन FPTP में क्या है, FPTP में ये है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वो जीतेगा। तो वहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ है जैसे कांग्रेस, BJP, वही ज़्यादातर सीट एक तरीके से गेन करेगी। इसलिए अगर ट्राइबल लोग अपनी पार्टी को ही बना पाते हैं तो ट्राइबल की पार्टी इसलिए नहीं जीत पाएगी क्योंकि कंपैरेटिवली ट्राइबल की पार्टी को कम सीटें मिलेगी। समझ रहे हो अंतर दोनों में, कि FPTP में मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास ज़्यादा सीटें आएंगी कंपैरेटिवली, जिसके पास ज़्यादा लोग वोट करेंगे वो जीत जाएगी। और जो जीत जाएगी बाकी सभी जो कैंडिडेट्स हैं बाकी सभी पार्टीज़ के वोट्स वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो तो जीत ही नहीं पाएगी। लेकिन PR सिस्टम में ऐसा नहीं है। PR सिस्टम में अगर एक ट्राइबल पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है और ट्राइबल पार्टी को अगर 6% वोट मिल गए ना तो भी उसको 6% सीट के अकॉर्डिंगली जितनी भी सीट बैठेगी उतनी मिलेगी उसको। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। इसीलिए PR सिस्टम में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, ये पॉइंट और ज़्यादा डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम ये समझेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इंडिया में FPTP सिस्टम को आखिरकार अडॉप्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो ये बस मोटा मोटा यहाँ पर इतना समझ लो कि किस तरीके से PR सिस्टम माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, ट्राइबल्स हो गया अपनी पार्टी बना लो जीत जाओगे, ठीक है, और दलित्स हो गए अपनी पार्टी बना लो जीत जाओगे। ठीक है, सिमिलरली अगर रिलीजन के बेसिस पर पार्टीज़ बननी है तो वो पार्टीज़ बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंगली जीत सकते हैं। वो ज़्यादा संभावनाएं, ज़्यादा चांसेस जीतने की PR सिस्टम में है ऐसी माइनॉरिटीज़ को। FPTP में सिस्टम नहीं है क्योंकि FPTP में बड़ी पार्टी जीतेगी, वही ज़्यादा कैंडिडेट्स, वही ज़्यादा सीट्स लेकर के आएंगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम और ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस ऑफन लीड्स टू द मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज़ है कि ए पार्टी मस्ट गेट्स अ मिनिमम ऑफ 3.25% ऑफ द वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर। अगर एक पार्टी को लेजिस्लेचर में बैठना है, एक सीट गेन करनी है, कम से कम पूरी की पूरी जो वोट है उस वोट का 3.25% तो कम से कम उसको लाना ही पड़ेगा, तभी जा करके उसको सीट मिलेगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम 3.25% ऑफ वोट उसको गेन करना ही पड़ेगा, तभी उसको क्या मिलेगी, एक सीट मिलेगी लेजिस्लेचर में। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इजराइल में फॉलो हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है। क्यों आ रही है मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, उसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले उसको हमें यहाँ पर ये टेबल को डिस्कस करना पड़ेगा, तब जा करके समझ में आएगा कि अच्छा भाई यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट क्यों आ रही है, यहाँ पर कोई मेजॉरिटी क्यों नहीं लेके आ पा रही। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मेजॉरिटी लेकर आ पाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब कांग्रेस लेकर के आ गई थी जैसे 1984 में, ठीक है, तो वो चीज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं है कि वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं आ पा रही, क्यों नहीं आ पा रही देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, 3 चीज़ दी हुई है, नेम ऑफ द लिस्ट, पार्टी की लिस्ट है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ वोट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल सीट्स, एंड यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ सीट्स। पहले हम समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, देख लो यहाँ पर नीचे 120 है, कितनी है टोटल नंबर ऑफ सीट, कितनी होगी, 120 होगी। हम दोबारा से उस रूल को रिपीट करते हैं जो बार बार हम PR सिस्टम में पढ़ते हैं। पार्टी विल गेट एज मैनी परसेंटेज ऑफ सीट्स एज मैनी परसेंटेज ऑफ वोट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी को उतनी ही टोटल सीट्स मिलेगी, उतनी ही टोटल परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेगी जितना कि वो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स को गेन करेगी। अब इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है वही हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसका रियली में कैसे प्रैक्टिकल ये चीज़ होती है अब हम वो जानेंगे। सपोज़ ये पार्टी है, ठीक है, ये पार्टी है, तो उसको कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स मिली है, 23.40। ठीक है, 23.40। सीट कितनी मिली है, नंबर ऑफ सीट कितनी मिली है, 30 मिली है। 120 में से 30 सीट्स ये लेकर के आ रही है, तो कितना परसेंटेज हो गया, कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ यार, 30/120 × 100, तभी परसेंटेज ऑफ सीट पता चल जाएगा ना। तो कितना आएगा, 25% आएगा। कितना आएगा, 25% आएगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं, जो टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स है वो क्या होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर PR सिस्टम में क्या होता है, आपको उतना ही परसेंटेज ऑफ टोटल सीट्स मिलेगी जितना कि आपके पास परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स होगा।
ये चीज़ हम बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली, 23, और परसेंटेज ऑफ सीट्स कितनी मिली है, 25%। लगभग ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि कैसे बराबर है, 23.4 और 25%। अरे यार, सीट होती है ना, 23.40 सीट काउंट करके बताना जरा मेरे को एक बार। गिन सकते हो कि ये 23.40 सीट, 0.40 सीट नहीं होती ना। सीटें तो एक फिक्स नंबर होता है ना, पूरा कंप्लीट नंबर होता है ना, डेसिमल में सीटें नहीं होती है। इसीलिए इसको राउंड ऑफ किया गया है। राउंड ऑफ 120 सीट्स को राउंड ऑफ करेंगे तो उसका 23% जब राउंड ऑफ करेंगे तो अराउंड 25% जो सीटें हैं ना वो आती है। ठीक है, इसीलिए सीट 30 है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना 28.88 सीट दे दो, 28.88 सीट नहीं हो सकती, कंप्लीट नंबर में ही सीट देंगे। तो उसको राउंड ऑफ किया गया, तब जा करके 30 सीट बनती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरी पार्टी देख लेते हैं, जियोनिस्ट कैंप। कितनी परसेंटेज ऑफ वोट है, 18%। कितनी परसेंटेज ऑफ वोट है, 18.67% ऑफ वोट है। लेकिन नंबर ऑफ सीट कितनी मिली है, 24 सीट मिली है। तो दोबारा से परसेंटेज ऑफ सीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24/120 इंटू 100 करना पड़ेगा। 24/120 इंटू 100 करना पड़ेगा। कितना आएगा, 20% ऑफ टोटल सीट्स उसको मिली है। कितनी मिली है, 20% ऑफ टोटल सीट्स मिली है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, इसको भी राउंड ऑफ किया गया है, 18% है और यहाँ पर कितना है, 20% है। समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये वही सेम प्रिंसिपल रिपीट हो रहा है कि आपको उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट मिलेगी जितना कि आप परसेंटेज ऑफ वोट लेकर के आओगे। ठीक है, टोटल सीट 120 है, 120 में से आपको सीट कितने, आपको वोट कितनी मिल रही है, अच्छा 18% मिल रही है ना। तो 18% ऑफ 120% हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको उतनी सीट मिलेगी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, एक और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर, तो ये दो पार्टीज़ का जो है परसेंटेज कितना है, 5 और 4% है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कितनी मिल रही है, 6 के आसपास मिल रही है लगभग दोनों को। तो जब दोनों को 6% सिक्स मिल रही है तो इसका परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स कितना होगा, 6/120 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5%। यानी कि उसको कितना मिल रहा है, उसको 5% ऑफ टोटल सीट्स मिल रही है और परसेंटेज ऑफ वोट्स कितना है इनका, लगभग 5.10, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये भी 5% एंड ये भी 4.99%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये भी 5% है। तो 5% वोट्स है तो ही जाकर के 5% ऑफ सीट्स मिल रही है एंड 5% ऑफ सीट्स कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि टोटल सीट्स यहाँ पर 120 है। समझ गए। इतना एग्जाम्पल और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन इसलिए समझा रही हूँ, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखो कि ये हो कैसा रहा है। परसेंटेज ऑफ वोट, जितना परसेंटेज ऑफ वोट आप लेकर के आओगे उतना ही परसेंटेज ऑफ सीट आपको मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों मल्टी पार्टी कोलिशन आ रहे हैं। 120 सीट्स है, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% + 1। 120 का 50% कितना हो गया, 120 का 50% कितना हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, तो 120 का 50% यानी कि 60 + 1 यानी कि 61 सीट्स चाहिए होंगी। अगर गवर्नमेंट बनानी है एक पार्टी को, कितनी चाहिए होंगी, 61 सीटें चाहिए होंगी। किसी भी पार्टी के पास 61 सीट है, नहीं है, किसी भी पार्टी के पास 61 सीट्स नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा, ये जो दो बड़ी बड़ी पार्टीज़ है ना, ये दोनों की सीट कितनी होगी, 54। तो ये 54 हो गई है तो दोनों बड़ी बड़ी पार्टीज़ है एक साथ आकर के पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। 54 हो गई है तो ये कोशिश करेगी कोई एक ऐसी पार्टी लेकर के आ जाए जिसके पास कम से कम 7 सीट तो हो। और 7 सीट किसके पास है, ये वाली पार्टी के पास है, 7 सीट्स है इसके पास। तो ये बना सकते हैं, ये तीनों मिलकर के आ सकते हैं और ये कोलिशन बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टीज़ है और कोई भी पार्टी को क्या नहीं मिल रहा, कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। किसी एक सिंगल पार्टी के पास 61 सीट्स नहीं है। लेकिन FPTP सिस्टम में क्या होता है, अगर इसी चीज़ को FPTP सिस्टम में कंपेयर करें तो FPTP सिस्टम में हमारे यहाँ पर 543 सीट्स होती है। 543 में से मेजॉरिटी लेकर आने के लिए अराउंड 273 सीट्स चाहिए होती है और कोई भी पार्टी जो है इसको लेकर आ सकती है। तो ये अंतर होता है PR सिस्टम में और जो इंडिया का जो FPTP सिस्टम है उसमें, कि FPTP सिस्टम में इट इज़ ईजियर टू गेट द मेजॉरिटी। लेकिन PR सिस्टम में क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट के मुताबिक आपकी सीट डिसाइड हो रही है, इसीलिए वहाँ पर मुश्किल है मेजॉरिटी को लेकर आना, क्योंकि सीट डिवाइड हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ वोट डिवाइड हो जाएगी। एक माइनॉरिटी भी अगर 6% पॉपुलेशन गेन कर रही है ना, तो वो 6 सीट लेकर के आ जाएगी, 6% ऑफ सीट लेकर वो भी आ जाएगी। ठीक है,
तो ये अंतर है दोनों चीज़ों में। आई होप अब प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज ऑफ वोट एंड परसेंटेज ऑफ सीट्स आखिरकार डिटरमाइन कैसे होता है। समझ में आया कमेंट करना, नहीं आया दोबारा से कमेंट करना, अगर हो सकेगा पॉसिबल हो सकेगा तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एफर्ट्स लगे हैं तो यार बताया करो कि हाँ एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इतना तो कम से कम हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं आप लोगों से कि आप कम से कम 2 सेकंड लगा करके कुछ लिखो चैट बॉक्स पर, कमेंट करो, बताओ कि कैसा है या ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया है और पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज़ें हमने कवर कर ली। ओके, तो कंक्लूड करें, हम लोगों ने समझ लिया पीआर सिस्टम को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें बार बार एक ही लाइन है जो रिपीट करी जा रही है। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझ भी लिया कि सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट होनी चाहिए। एंड प्रोपोर्शन ऑफ सीट कैसे होगी? प्रोपोर्शन ऑफ सीट उतनी ही होगी जितना कि प्रोपोर्शन ऑफ वोट आपको मिलेगा। उसमें हमने 2 टाइप्स को भी समझ लिया। एंड सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी और मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है वो हमने समझ लिया, एंड उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी हम लोगों ने समझ लिया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी और कंपैरिजन भी हम लोगों ने कर लिया है। जो भी सजेशंस होंगे कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे पीआर सिस्टम का और एफपीटीपी सिस्टम का, ठीक है।